एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम प्रश्न अपनी शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक समास से। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है कि समास किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं साथियों। तो समास की सिंपल सी भाषा है कि दो शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं साथियों, समास कहते हैं। जिसमें कम से कम कितने शब्द हों, दो या दो से अधिक हों, ऐसे शब्द को हम समास कहेंगे। समास को हम एक दूसरे नाम से, जिसे हम सामासिक पद क्या कहते हैं साथियों, सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो समास किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास को हम सामासिक पद भी कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं साथियों, तो समास के भेद समझ लेते हैं, है ना। पहले समास के भेद या प्रकार। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं साथियों। कितने प्रकार की होती हैं, समास के भेद हैं 6। कौन कौन से समझिए। यहाँ पर हमने आपका क्रम बदल दिया है, आप चाहें तो इस प्रकार रख सकते हैं और चाहे जिस तरह से मैंने रखा है उससे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कौन सी साथियों, तत्पुरुष समास। सभी को बारीकी से पढ़ेंगे, बारीकी से समझेंगे। दूसरी समास आएगी हमारी द्विगु समास साथियों। एक समास कौन सी है आपकी, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। कौन सी, द्वंद्व समास। और होती है हमारी कौन सी साथियों, एक होती है अपनी क्रमधाराय समास। कौन सी साथियों, क्रमधाराय समास। एक होती है अपनी अव्ययीभाव समास। कौन से साथियों, अव्ययी भाव समास। छठ में होती है अपनी बहुब्रीहि समास। चलिए इस चीज को हम दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको कल अभी ही याद हो जाए। तो सबसे पहले आपसे समास की परिभाषा पूछी सकती। तो समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास को हम एक अन्य नाम सामासिक पद से भी जानते हैं। समास मुख्य रूप से या समास की जितने भी भेद होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, समास 6 प्रकार की होती है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं बारीकी से पढ़ते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। चलिए तो तत्पुरुष समास से हम शुरुआत करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले है हमारी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, तत्पुरुष जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त होता है। विभक्ति चिन्ह जैसे आपके का आएगा, मध्य में की आएगा, के आएगा, से आएगा, आदि शब्द लुप्त रहते हैं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। एक बार दोबारा मेरे साथ रिपीट कीजिए। जिस समास में दूसरे पद की, कौन से पद की, दूसरा मतलब अंतिम पद या उत्तर पद हम जिसे कहते, जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे हम तथा विभक्ति चिन्ह लुप्त रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर रसोई घर। अब रसोई घर में आप क्या करोगे, जैसे हम रसोई घर का विच्छेद करेंगे, अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा रसोई का घर। इसमें देखिए मध्य में कौन सा शब्द विलुप्त था, का, जो कि एक कौन सा विभक्ति चिन्ह है। तो बताइए इसमें कौन सी समास होगी, तत्पुरुष समास। इसी प्रकार राजभवन अर्थात राजा का भवन, इसमें कौन सा शब्द था, का, राजा का भवन, तो हमारी ये कौन सी समास होगी, तत्पुरुष समास। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त हुआ, इसमें कौन सा शब्द है, को, यश को प्राप्त हुआ, इसमें कौन सी समास होगी, तत्पुरुष समास। सुखप्रद सुख को देने वाला, इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह है, को, सुख को देने वाला। जन्मांध जन्म से अंधा, जलमग्न जल में मग्न, आप बीती अपने पर बीती, राजपुत्र राजा का पुत्र। कोई दिक्कत क्या साथियों। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे राजमहल। राजमहल का अर्थ क्या होगा साथियों,
राजा का महल। ओके। यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम आपके लिए और भी सेपरेट वीडियो इसी प्रकार लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समाज को समझते हैं। तो आई होप कि आपको ये याद होगी, समझ में आई होगी। चलिए एक बार दोबारा हम आपको याद दिलाते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में लास्ट पद की अर्थात अंतिम पद या दूसरे पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साथियों विभक्ति चिन्ह क्या रहता है? लुप्त रहता है। जब भी हम उसका अर्थ निकालेंगे, उसका विच्छेद करेंगे, समास का विग्रह करेंगे। ठीक है, समास के विच्छेद को हम विग्रह कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? समास का विग्रह, समास विग्रह। तो रसोई घर का विग्रह क्या होगा? रसोई का घर। राजभवन का विग्रह राजा का भवन। यश प्राप्त, यश को प्राप्त हुआ। सुखप्रद का समास विग्रह सुख को देने वाला। जन्मांध का जन्म से अंधा। जलमगन का जल में मगन। इसी प्रकार आप बीती का अपने पर बीती। राजपुत्र का क्या होगा साथियों? राजा का पुत्र। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगली समास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगली समास से साथियों हमारी द्विगु समास। कौन सी साथियों? द्विगु समास। ये एक ऐसी बहुत ही सिंपल समास है। चलिए इसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, फर्स्ट पद आपका किसी भी समास के कम से कम कितने पद होते हैं? 2। एक होता है आपका पहला पद, एक होता है आपका लास्ट पद या अंतिम पद या उत्तर पद जिसे बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें पहला पद कैसा होगा साथियों? संख्यावाची। पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची, यानी नंबर होगा उसमें। उत्तर पद आपका क्या होता है? लगभग संज्ञा होता है। संज्ञा जानते हो? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? चलिए देखते हैं, हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण पंचवटी। पंचवटी का अर्थ है 5। 5 क्या है? एक नंबर है, संख्या। तो 5 बटों का समूह है। सप्तपदी अर्थात सप्त का मतलब 7, पदी का मतलब पदों का समूह है। सप्तपदी यानी 7 पदों का समूह है। सप्त सिंधु, सप्त मतलब 7, सिंधु मतलब क्या होता है? नदियों साथियों, नदी। तो 7 नदियों का समूह है। इसी प्रकार चौमासा, चौ मतलब 4 यानी 4, मास मतलब होता है महीना अर्थात महीनों का समूह। तो चौमासा को बोलेंगे 4 महीनों का समूह। त्रिदेव, त्रिदेव, तिर का मतलब होता है 3, देव का मतलब देवताओं। तो 3 देवताओं के समूह को क्या बोलेंगे साथियों? त्रिदेव। इसी प्रकार पंचतत्व, पंचतत्व, पंच का मतलब 5, तत्व मतलब तत्वों का समूह, पंच तत्वों का समूह। दो राहा, दो राह अर्थात 2 राहों का समाहार। 2 राह अर्थात 2 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह। 9 का मतलब क्या होता है? 9। 2 का मतलब 2, राह मतलब रास्ता यानी राहों का, है ना। तत्व का पता ही होगा आपको। रात्रि का मतलब नवरात्रियों, रात्रियों का। ग्रह का मतलब ग्रह, तो 9 ग्रहों का समूह। ये 9 ग्रहों लिखा है हमने यहाँ पर, हम ये भी कह सकते थे 9 ग्रहों का समूह, कोई दिक्कत। अष्टाध्यायी, अष्ट मतलब होता है 8, अध्याय मतलब 8 अध्याय, है ना साथियों। चलिए देखिए, यहाँ पर है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या हो गया भाई? अरे हाँ, चलिए देखते हैं। अष्टाध्यायी अर्थात 8 अध्यायों का समाहार या समूह, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं, अगली समास की ओर। अगली समास है हमारी द्वंद्व समास साथियों। ठीक है, द्वंद्व अभी द्विगु हमने पढ़ी थी। द्विगु समास को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, सॉरी हमने आपको बताया नहीं, ऐसे लिख सकते हैं द्विगु समास। ठीक है, अब होती है आपकी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास
तो सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो द्वंद्व समास की परिभाषा होती है जिस समास के दोनों पद कैसे हों, प्रधान हों तथा दोनों पद संज्ञा अथवा विशेषण हों, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। कौन से साथियों? द्वंद्व समास। चलिए समझते हैं द्वंद्व समास को। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, यहाँ पर आप देखोगे राम और कृष्ण दोनों क्या हैं? दोनों ही संज्ञाएं हैं, नाउन है ना। ये दोनों क्या हैं? नाउन यानी संज्ञाएं। तो राम और कृष्ण में कौन सी समास होगी? द्वंद्व समास। इसी प्रकार दाल और रोटी, ये इनमें एक और होती है, इनके बीच में या तो योजक चिन्ह होगा। क्या होता है साथियों? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जानते हो ना, डैश बोलते जैसे हम इंग्लिश में, है ना। या तो इनके मध्य में, दो शब्दों के मध्य में जब योजक चिन्ह लगा हो, और लिखा हो, तथा हो या एवं हो, इस केस में ये पहचान होती है हमारी कौन सी की? द्वंद्व समास की। तो राम कृष्ण को राम और कृष्ण कहते हैं, दाल रोटी को दाल और रोटी कह सकते, दाल एवं रोटी भी कह सकते। इसी प्रकार कंदमूल को कंदर और मूल, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या भी आता है इसमें, एक भूल गए। जैसे पाप पुण्य, पाप या पुण्य, भला बुरा, भला या बुरा, तन मन, तन और मन, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, तो इन प्रकार के शब्दों में द्वंद्व समास होती है साथियों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगली समास है हमारी कर्मधारय समास। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा इस समास को। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में कौन सा पद साथियों? उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है अंतिम, अंतिम पद या आखिरी पद, है ना। अंतिम या आखिरी पद प्रधान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद, पूर्व का मतलब होता है साथियों पहला, यहाँ पर पूर्व का मतलब क्या है? पहला पद विशेषण, और उत्तर पद यानी लास्ट पद, अंतिम पद क्या होता है साथियों? विशेष होता है। समझते हैं कैसे? चलिए आपके सामने जैसे एग्जाम्पल है नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल का नीलकमल, इसमें देखिए आपका कौन सा पद प्रधान है साथियों? कमल, लास्ट वाला पद, है ना। तो नीला है जो कमल, नीलकमल का समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। अब देखिए नीला, जब भी किसी शब्द की जो भी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर नीला क्या है? कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? नीला है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं हम विशेष साथियों। उसकी उसकी वो चीज़ कैसी है, ये उसकी गुण बताए जाते ना है, उसे कहते हैं साथियों हम विशेषण। इसमें क्या गुण है, इसमें क्या क्वालिटी है। तो नीलकमल का अर्थ है नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता है कि कमल कैसा है? नीला है। तो यहाँ पर नीलकमल में कौन सी समास होगी साथियों? कर्मधारय समास। अब जैसे यहाँ पर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का समास विग्रह होता है महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ पर आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा कैसी है? महान। आत्मा का गुण बताया गया है महान है ना। तो ये हमारी क्या होगी? विशेषण। ये क्या हो गया? विशेष। तो महात्मा में हमारी कौन सी समास होगी साथियों? कर्मधारय समास। इसी प्रकार चरण कमल, यानी जो कमल के समान क्या है? चरण, इसमें हमारी कौन सी समास होगी साथियों? कर्मधारय समास। इसी चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। इसी भव जल, भव अर्थात होता है संसार, भव का मतलब संसार जगत रूपी जल, भव जल, संसार रूपी जल। कीर्ति लता, यानी कीर्ति रूपी लता। इन सभी में आपको कर्मधारय समास के उदाहरण दिए गए हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार पुत्र रतन, ठीक है, पुत्र रतन यानी रत्न के समान, एक मिनट, रतन के समान पुत्र होगा, ये मुख नहीं होगा, ये मिस्टेक बस हो गया। रत्न के समान क्या होगा साथियों? यहाँ पर पुत्र। हमारा जब रत्न के समान पुत्र हो तब उसे हम पुत्र रतन कहते हैं। चल संपत्ति, ऐसी जो गतिशील हो, चल का मतलब निरंतर यानी गतिशील, है ना, गतिशील संपत्ति। पेड़ कुटी यानी पत्तों से बनी कुटी, पत्तों से बनी कुटी। इसमें भी कौन सी समास होगी साथियों? कर्मधारय समास। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारी
अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं देखते हैं। जिस समास में पहला पद कैसा होता है साथियों, प्रधान। फर्स्ट पद होगा आपका, ये आपका मैन होता है, प्रधान होता है, ठीक है। और पूरा पद कैसा होता है साथियों, लगभग अव्यय होता है। दूसरा पद भी प्रधान हो सकता है कुछ केसेस में। चलिए समझते हैं उदाहरण की सहायता से, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ से नोट कर लीजिए, अव्ययीभाव समास जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो और दूसरा पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र यानी शीघ्रता से, जल्दी से, यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। यथा का मतलब होता है के अनुसार, यथा का मतलब क्या होता है, अनुसार। अब यथा जुड़ गया तो इसका मतलब हुआ के अनुसार। अब क्रम हो गया तो क्रम के अनुसार, शीघ्र हो गया तो शीघ्र के अनुसार यानी शीघ्रता से। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन में होता है प्रत्येक दिन, है ना। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होता है, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष क्या होगा, हर बरस। यथा नियम यानी नियम के अनुसार। सुपरिवार यानी परिवार के सहित, परिवार सहित। सा आनंद यानी आनंद सहित। आ जन्म यानी जन्म भर। इन सभी शब्दों में अव्ययीभाव समास होगा साथियों। इसी प्रकार हमारा लास्ट समास होता है, उसे कहते हैं हम बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को समझ लीजिए। बहुब्रीहि समास के जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों शब्द मिलकर नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, है ना। इसमें विष्णु हो सकते हैं ना, विष्णु जी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इसमें ये मेन शब्द है ना, इसमें कोई भी शब्द यहाँ पर आपको प्रधान नहीं दिख रहा होगा। ये दोनों शब्द मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कौन सी समास हो रही है साथियों, बहुब्रीहि समास। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, विष्णु। त्रिलोचन यानी तीन आँखों वाला। लोच मतलब क्या होता है, नयन, और नयन का मतलब पर्यायवाची क्या होता है साथियों, आँख, ठीक है। आँख, ये लोचन तो पढ़ा ही होगा ना आपने, लोचन पढ़ा होगा, चक्षु पढ़ा होगा। ये सारी किसके, आँख के पर्यायवाची शब्द हैं साथियों। गजानन, गज से आनन वाला अर्थात गणेश। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, वीर बजरंगबली, है ना। दुरात्मा, दुरात्मा का मतलब होता है बुरी आत्मा वाला। ओके साथियों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में जो भी समस्त चीज़ें हमने आपको बताई उसे पहले नोट कर दीजिए। नोट करने के बाद उसे आप पढ़िए, आपको पढ़ते ही तत्काल सब कुछ समझ में आ जाएगा और पूरी देखते ही देखते आपको सारी समास बनने लगेंगे। आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका समास के संदर्भ में, तो आप उसका जवाब आसानी से दे पाओगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा होगा, लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।